तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9 मैथ का प्रश्नावली 6.2। तो इसके पिछले एक्सरसाइज को भी मैंने करवा दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं उसे। और इस वीडियो को देखने से पहले आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, आकृति 6.28 में एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, यानी कि समानांतर है। यानी कि हम लोगों को ये आकृति दिया हुआ है और हम लोगों को जो सबसे पहले x और y का मान निकालना है और फिर हम लोगों को ये भी सिद्ध करना है कि ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, चलिए कॉपी पर देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोगों को x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग x का मान निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला, इन दोनों को ही जोड़ने पर 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म का निर्माण कर रहा है। तो यानी कि इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि x + 50 डिग्री जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो इस तरह से x का मान हम लोगों को घटकर कितना 130 डिग्री आ जाएगा। अब हम लोगों को y का मान निकालना है। तो ध्यान से देखिए, y जो है ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण जो है वो बराबर होता है। तो इस तरह से y का मान 130 डिग्री हो जाएगा। अब दोनों में हम लोग कारण लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है रैखिक युग्म हो जाएगा इसका कारण, क्योंकि रैखिक युग्म के कारण ही ये दोनों जो है जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है। फिर इसमें हम लोगों का शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तो इस तरह से कारण लिख दिए। तो अब हम लोगों को सिद्ध करना है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। अब ये कैसे सिद्ध करेंगे, तो मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ये भी बताया था कि अगर हम लोगों को किसी भी दो लाइन को पैरेलल सिद्ध करना होता है तो हम लोग जो है उसमें 4 शर्त होता है। तो सबसे पहला शर्त होता है कि या तो उसका जो संगत कोण है वो बराबर हो जाए, या फिर उसका एकांतर अंतः कोण बराबर हो जाए, या फिर एकांतर बाह्य कोण बराबर हो जाए, या फिर उसका जो सह अंतः कोण है वो बराबर हो जाए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ये एकांतर अंतः कोण है, जो कि दोनों ही 130 डिग्री आ गया है, यानी कि दोनों ही बराबर है। तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे कि चूंकि x बराबर y, इसलिए ए बी पैरेलल टू सी डी, और फिर बगल में ये लिख देंगे कि इसका क्या है, ये एकांतर अंतः कोण है। तो एकांतर अंतः कोण बराबर, तो इस तरह से लिख दिए एकांतर अंतः कोण बराबर। तो इससे ए बी जो है वो सी डी के समांतर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि आकृति 6.29 में यदि ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी पैरेलल है ई एफ के, सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है, और वाई रेशियो जेड, यानी वाई और जेड का अनुपात हम लोगों को दे दिया 3:7 है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसे कॉपी पर समझते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोगों को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, और जो सी डी है वो समांतर है ई एफ के। अब आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि अगर ए बी जो है वो सी डी के समांतर है और सी डी जो है वो ई एफ के समांतर है, तो ए बी जो है वो ई एफ के भी समांतर हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग जो है इसलिए ये दोनों से ये कह सकते हैं कि ए बी जो है वो ई एफ के पैरेलल हो जाएगा। अब ये दोनों पैरेलल है, तो ध्यान से देखिए x और y जो है वो एकांतर अंतः कोण बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एकांतर अंतः कोण को पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि z को ढूंढिए। तो यानी कि यहाँ पे एक z बनता हुआ इस तरह से दिख रहा है, ये वाला। तो यानी कि ये दोनों कोण जो है ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर अंतः कोण है। तो हम लोग जो है लिख देंगे कि x बराबर z, और इसमें कारण में लिख देंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर अंतः कोण। तो इस तरह से x बराबर z हम लोगों का आ गया है। अब क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया हुआ है जो कि है y रेशियो z। तो y रेशियो z जो है वो हम लोगों को दिया हुआ है 3:7। तो रेशियो जब भी दिया हुआ रहे तो हम लोग क्या करते हैं कि उसे कुछ मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ y और z है, तो y बराबर इसे जो है हम लोग 3a मान लेते हैं, और जो z है उसे 7a मान लेंगे इस तरह से। तो y 3a और z 7a हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि x बराबर z है, तो यानी कि हम लोग इस z की जगह पर x भी लिख सकते हैं, यानी कि x बराबर 7a हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी देखिए कि x और y जो है ये सह अंतः कोण हुआ, क्योंकि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो यानी कि ये एक ही तिर्यक रेखा के एक ही साइड के अंतः कोण है। तो इन दोनों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यानी कि हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि x + y जो है वो बराबर है 180 डिग्री के, और यहाँ पर x + y का मान रख देते हैं। तो x का मान कितना है, 7a है, प्लस y का मान कितना है, 3a है। तो इस तरह से हम लोग का बराबर में 180 डिग्री आ गया। अब ये 7 3 10a हो जाएगा। तो इस तरह से a का मान 18 डिग्री आ गया। अब हम लोगों से पूछा क्या है, ये एंगल x। तो ध्यान से देखिए x जो है वो 7a है और a का मान 18 आ गया। तो अब कुछ नहीं करना है, x का मान जो है वो बराबर 7 × 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 से 1 जा 56, 5 बचा और 7 5 12, 126 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि आकृति में यदि ए बी सी डी के समांतर है, यानी ये ए बी रेखा है और ये सी डी, ये दोनों समांतर है, और ई एफ जो है वो लंबवत है सी डी के, यानी ये ई एफ जो है ये इस सी डी पर लंबवत है, यानी 90 डिग्री पर खड़ा है, और एंगल जी ई डी हम लोगों को दे दिया 126 डिग्री, यानी कि जी ई डी ये पूरा जो है ये 126 डिग्री है। तो हम लोग को ये 3 एंगल है, ये तीनों निकालना है। तो सबसे पहला है ए जी ई, तो ए जी ई ये वाला निकालना है। फिर उसके बाद जी ई एफ, यानी कि जी ई एफ ये वाला निकालना है, और उसके बाद एफ जी ई निकालना है। तो एफ जी ई ये वाला निकालना है। तो ये 3 एंगल निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है कि ये जो है ये पूरा 90 डिग्री है, यानी कि एंगल एफ ई डी जो है वो बता दिया है कि हम लोग को कि 90 डिग्री है। फिर हम लोग को एक एंगल जी ई डी ये पूरा भी बता दिया गया है कि जी ई डी जो है वो 126 डिग्री है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये 90 डिग्री है और ये पूरा 126 डिग्री है, तो अगर हम लोग 126 में से ये 90 वाला घटा देंगे तो हम लोग को जी ई एफ निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है जी ई एफ निकाल लेते हैं। तो इस तरह से एंगल जी ई एफ जो है वो क्या हो जाएगा, एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी, और इन दोनों का मान रख देते हैं। तो 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये 36 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला एंगल तो हम लोगों का निकल गया 36 डिग्री। अब हम लोगों को जो है दूसरा एंगल निकालना है ये वाला। तो ध्यान से देखिए ए जी ई, तो यहाँ पर भी एक जेड बनता हुआ इस तरह से दिख रहा है, यानी कि जितना ये होगा उतना ही ये पूरा होगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे कि एंगल ए जी ई जो है वो बराबर होगा एंगल जी ई डी के, क्योंकि ये दोनों जो है ये एकांतर अंतःकोण है, तो इससे ये दोनों बराबर हो गया। तो एंगल जी ई डी का मान तो हम लोगों को शुरू में ही दिया हुआ है 126 डिग्री, तो एंगल ए जी ई का भी मान हम लोगों का सेम आ जाएगा, यानी कि 126 डिग्री। अब हम लोगों को लास्ट ये वाला एंगल निकालना है जो कि है एफ जी ई। तो एफ जी ई निकालने के लिए ध्यान से देखिए, ये दोनों रैखिक युग्म का निर्माण कर रहा है, यानी कि 180 में अगर घटा देंगे तो हम लोग का एफ जी ई निकल जाएगा। तो एंगल एफ जी ई हो जाएगा हम लोगों का 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो इस तरह से ये घटकर हम लोगों का 54 डिग्री आ जाएगा। तो ये हम लोगों का तीनों कोण निकल गया। सबसे पहला एक एफ जी ई था, उसके बाद एक ए जी ई था, और एक था जी ई एफ। तो ये हम लोगों का 3 एंगल निकालना था, और तीनों का आंसर हम लोगों का आ गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि आकृति में यदि पी क्यू एस टी के समांतर है, यानी पी क्यू जो है वो एस टी के समांतर है, और पी क्यू आर दिया हुआ है 110 डिग्री और आर एस टी दिया हुआ है 130 डिग्री। तो हम लोगों को क्यू आर एस, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो लाइन है इसको थोड़ा और आगे तक बढ़ा लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसको ऐसे ऐसे करके बढ़ा दिए, और फिर इसको भी ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ा देते हैं। तो ये हम लोग का जो है ये दिया हुआ है कि पी क्यू जो है वो एस टी के पैरेलल है, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये जो है ये एक तिर्यक रेखा है। तो इसे भी हम लोग जो है इधर की तरफ इस तरह बढ़ा लेते हैं और इधर इस तरह बढ़ा लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा तरीका है, तो उसमें से मैं एक तरीका जो है सबसे पहले बताता हूं। तो उसमें ध्यान से देखिए, अगर ये 150 डिग्री है तो ये वाला कितना हम लोगों का निकल जाएगा। तो अगर ये 150 है तो ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये सहअंतःकोण है, और सहअंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में जब 150 घट जाएगा तो 30 डिग्री ये वाला एंगल आ गया। अब ये 30 है तो ये भी 30 आ जाएगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये 30 आ गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है। अब इस त्रिभुज में आप लोगों को पता होगा कि जो बाह्य कोण होता है वो आंतरिक सम्मुख कोण जो होता है दोनों उसके योग के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे अगर ये 30 डिग्री और ये वाला, ये दोनों को जोड़ने पर 110 डिग्री आएगा। तो एंगल क्यू आर एस जो हम लोग को निकालना है, तो एंगल क्यू आर एस जो है वो इस तरह से क्या हो जाएगा, 110 में से अगर 30 घटा देंगे तो आ जाएगा। तो ये तो एक तरीका हो गया जिससे हम लोग का आंसर कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। तो इस तरह से हम लोग का एंगल क्यू आर एस जो है वो 80 डिग्री आ गया। अब एक और तरीका है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक इस तरह से पैरेलल लाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग एक पैरेलल लाइन बना देंगे, तो ध्यान से देखिए, अगर ये 110 है तो ये कितना होगा, ये 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों सहअंतःकोण हो जाएगा, जिसके कारण ये 70 डिग्री आ जाएगा। अगर ये 70 डिग्री है, उसके बाद ध्यान से देखिए कि ये वाला जो है यहाँ पे जाके ये एकांतर अंतःकोण का निर्माण करेगा, यानी कि ये अगर 150 है तो ये पूरा कितना होगा, 150 होगा। तो 150 में अगर ये 70 है तो ये कितना बच जाएगा, हम लोगों का 80 बच जाएगा। तो हम लोग जो है इसे 2-3 तरह से इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आप लोग जो है इन दोनों में से कोई भी एक तरीका से इसको बना लीजिए, दोनों ही सही है।
तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि आकृति में यदि ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी ए बी सी डी के समांतर दिया हुआ है, और एंगल ए पी क्यू, तो एंगल ए पी क्यू ये वाला 50 डिग्री है, और एंगल पी आर डी ये वाला 127 डिग्री है, तो एक्स और वाई ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, इसमें भी उतना कुछ मुश्किल है नहीं, बहुत ही आसान तरीका से एक्स वाई निकल जाएगा। तो ये वाला एंगल x है, तो ध्यान से देखिए यहाँ से ये जो है एक z बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि ये वाला एकांतर अंतःकोण से ये दोनों ही एंगल बराबर होगा। तो इस तरह से x का मान 50 डिग्री आ जाएगा। फिर उसके बाद अब y निकालना है। तो y निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि ध्यान से देखिए ये भी एक z बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि अगर ये 127 है तो ये पूरा भी कितना होगा, 127 होगा। तो इस 127 में 50 डिग्री अगर माइनस कर देंगे तो हम लोगों का y निकल जाएगा। तो इस तरह से 50 माइनस करने पर ये कितना हो जाएगा, 77 डिग्री हो जाएगा। तो y का मान 77 आ गया और x का मान 50 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि आकृति में PQ और RS दो दर्पण है। अब यहाँ दर्पण देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि दर्पण का सीधा मतलब यही हुआ कि एक सीधा कोई भी लाइन है बस। तो यानी कि PQ और RS जो है वो दो इस तरह से लाइन है, और जो एक दूसरे के समांतर रखे गए, यानी कि ये दोनों लाइन ही पैरेलल है। और उसके बाद है कि एक आपतन किरण, अब आपतन किरण होता है यानी कि जहाँ से किसी प्रकाश को गुजारा जाता है, यानी कि यहाँ पर प्रकाश का स्रोत है, उससे प्रकाश का एक किरण यहाँ पे इस तरह से भेजा जाता है, तो इसको हम लोग आपतन किरण बोलते हैं। तो इस आपतन किरण का नाम AB दे दिया है, यानी कि आपतन किरण AB जो है वो दर्पण PQ से B पर टकराती है, यानी ये जो PQ है इस पर ये जाके B पर जाके यहाँ पे टकरा जाता है, और उसके बाद फिर यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ पे जाता है और RS पे C पे टकराता है, और फिर वापस यहाँ से परावर्तित होकर चला जाता है। अब हम लोग को इसमें सिद्ध करना है कि AB जो है वो समांतर है CD के, यानी ये AB जो रेखा है ये CD के समांतर है, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो ये हम लोगों ने आकृति बना लिया है जिसमें PQ एक दर्पण है और RS एक दर्पण है, जो कि समांतर में है रखे गए हैं। और उसके बाद AB जो है वो आपतित किरण है, और उसके बाद फिर यहाँ से ये परावर्तित होकर C पर यहाँ टकराता है और फिर वापस परावर्तित हो जाता है। अब इसमें हम लोगों को सिद्ध करना है कि AB जो है वो CD के समांतर है। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जब भी दर्पण वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि एक अभिलंब बना लेना है। अभिलंब जो होता है वो दर्पण पर 90 डिग्री का एक एंगल पर एक लाइन होता है, तो उसी को हम लोग अभिलंब बोलते हैं। तो एक हम लोग इस तरह से अभिलंब बना लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसका नाम M दे देते हैं। अब फिर उसके बाद यहाँ पर भी एक अभिलंब बना देते हैं इस दर्पण पे, और इस दर्पण पे इसका नाम N दे देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने दो अभिलंब बना लिया है। अब हम लोग जो है इस एंगल को, इस एंगल को, और इस एंगल को, और इस एंगल को नाम दे देते हैं। तो इसे हम लोग एंगल 1, इसे 2, इसे 3 और इसे 4 दे देते हैं। या तो हम लोग चाहे तो इसे इस तरह से भी लिख सकते थे कि एंगल ABM, MBC इस तरह से, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग एंगल को इस तरह से नंबर दे दीजिए। तो अब आप लोगों को साइंस में एक चीज पढ़ाया होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यानी कि आपतित कोण जो होता है वो परावर्तित कोण के बराबर होता है। यानी कि ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर होगा, यही होता है कि I बराबर R, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। तो इससे हम लोगों को ये पता चल गया कि 1 जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो 3 है वो भी 4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये है आपतित कोण और ये है परावर्तित कोण, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 ये हम लोगों का मिल गया। अब उसके बाद आप लोग ये देखिए कि ये जो BM एक रेखा है और यहाँ पे एक CN रेखा है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा। अब वो कैसे होगा उसे देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर इसे हम लोग पूरा लास्ट तक इस तरह से बढ़ा दे तो ध्यान से देखिए एक BM रेखा है और एक CN, और उसके बाद अगर हम लोग अभी के लिए PQ को एक ट्रांसवर्सल यानी कि तिर्यक रेखा मान ले तो ये पूरा 90 डिग्री है, और फिर उसके बाद यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 हो जाएगा। तो ये दोनों ही एंगल सह-अंतःकोण है, और इन दोनों को ही जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये भी 90 और ये भी 90। तो ये दोनों को जोड़ने पर अगर 180 डिग्री आ रहा है यानी कि सह-अंतःकोण बराबर हो रहा है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि BM जो है वो CN के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट कि BN जो है वो CN के पैरेलल है। अगर आप लोग चाहे तो एग्जाम में इस तरह से लिख भी सकते हैं पूरा करके कि यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो इसलिए ये BM जो है वो CN के पैरेलल है। तो अभी के लिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि BM जो है वो CN के पैरेलल है। अब चूंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये ध्यान से देखिए यहाँ पर एक इस तरह से Z बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि ये जो 2 एंगल होगा ये 3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि एकांतर अंतःकोण से एंगल 2 बराबर एंगल 3, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एकांतर अंतःकोण।
तो अब आप लोग जो है यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है और एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के भी बराबर है। तो 2 3 के बराबर और 2 1 के भी बराबर, तो इसलिए 1 जो है वो 3 के भी बराबर हो जाएगा। एंगल 1 बराबर एंगल 3 हम लोग लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर ये देखिए कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, यानी कि अब इस एंगल 3 की जगह एंगल 4 भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 4 आ गया। अब एंगल 1 बराबर एंगल 4 आ गया, एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4, यानी कि ये जो चारों सारा ही एंगल जो है ये बराबर है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि इन सभी से एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 4, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब चूंकि ये दोनों बराबर है तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। अब यहाँ पर ये वाला एंगल यानी 1 प्लस 2 ये दोनों बराबर है, तो इसको हम लोग ए बी सी इस तरह से लिख देते हैं। तो एंगल ए बी सी जो है वो बराबर हो जाएगा। अब 3 प्लस 4 कौन सा एंगल है? बी सी डी, तो एंगल बी सी डी के बराबर है। तो इसलिए हम लोग जो है इससे अब कह सकते हैं कि ए बी जो है वो पैरेलल हो जाएगा सी डी के। अब कैसे? क्योंकि ये दोनों जो है ये एकांतर अंतःकोण है, और तो यहाँ पे एकांतर अंतःकोण जो है बराबर आ गया है, और एकांतर अंतःकोण बराबर होने से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ही रेखा जो है ये समांतर है। तो इसी के साथ प्रश्नावली 6.2 भी पूरा हो चुका है। तो अब मिलेंगे इसके अगले प्रश्नावली में, तब तक के लिए जय हिंद।